हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पहुंच चुके हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6 के लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है भाई, कल हमने क्या पढ़ा था? यांत्रिक और हमने जल तकनीक विधि से हमने सुधार किया था क्षारीय और लवणीय मृदाओं का। और आज हम पढ़ेंगे किसको? रासायनिक सुधार को पढ़ेंगे। और रासायनिक सुधार में सबसे पहले हम जो सुधार करने वाले हैं वो जिप्सम से सुधार करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना भाई, पहला जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है भाई? रासायनिक सुधार। और रासायनिक सुधार में सबसे पहले आप किसको पढ़ने वाले हो? जिप्सम को। देखते हैं भाई रासायनिक सुधार में क्या बातें लिखी हैं। देखो, लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार हेतु उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं। ठीक है, तो जो भूमि के सुधारने में जिन केमिकलों का आप यूज करोगे उनको नाम क्या दिया है? उनको नाम दिया है रासायनिक मृदा सुधारक। समझ गए भाई? तो आपको डेफिनेशन आ जाए, आसानी से लिख सकते हो। रासायनिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोडियम युक्त मृदाओं को रासायनिक सुधारकों का प्रयोग करके साधारण कैल्शियम मृदा में परिवर्तित करना। तो रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो सोडियम की अधिकता थी उस सोडियम को किसी भी तरीके से उसकी कंसंट्रेशन को कम करें, उसकी सांद्रता को कम करें और उसके स्थान पर हमको क्या करना है? कैल्शियम मृदा में उसका परिवर्तन करना है। यानी सोडियम की कंसंट्रेशन कम करनी है और हमें कैल्शियम की सांद्रता बढ़ानी है। ये मुख्य उद्देश्य है आपका किसका? रासायनिक मृदा सुधारकों का। समझ गए? देखो भाई, और इस कड़ी में पहला जो आपका सुधारक आता है वो कौन सा आता है? जिप्सम आता है। ठीक है, पहले एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, वर्गीकरण पढ़ लेते हैं इनका, फिर क्रम बाय क्रम हम एक एक चीज की बात करेंगे। देखो, सुधारकों के रूप में प्रयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों को तीन भागों में बांटा है। तो मृदा रासायनिक सुधारकों को तीन भागों में बांटा। पहला जल विलेय कैल्शियम लवण, दूसरा कम विलेय कैल्शियम लवण और तीसरा अम्ल व अम्ल उत्पादक। ठीक है, पहले कारक को पढ़ते हैं, फर्स्ट को, जल विलेय कैल्शियम लवण। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, आसानी से आपको दिख जाए। ठीक है, देखना भाई, इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत कैल्शियम क्लोराइड जिप्सम और फॉस्फोजिप्सम आता है। यानी जो पानी के अंदर घुल जाएंगे ऐसे ऐसे आपके रासायनिक सुधारक आएंगे, जिनमें कैल्शियम क्लोराइड हो गया, फॉर्मूला बताऊं तो CaCl2। जिप्सम का फॉर्मूला पूछ सकता है भाई, इस वजह से याद रखना आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2, ये किसका फॉर्मूला होता है? जिप्सम का। और अगर 2H2O की जगह हाफ H2 आ जाए, इसकी जगह क्या आ जाए भाई? आपका हाफ H2 आ जाए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका POP का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को आप याद रखना, एक नंबर में आपसे फॉर्मूला ही पूछ ले जिप्सम का। और अगला क्या है? फॉस्फोजिप्सम। तो ये तीनों जो है ये आपके पानी में घुलनशील हैं। दूसरे की बात करें तो कम विलेय कैल्शियम लवण, यानी ये पानी में घुलते तो हैं लेकिन कम मात्रा में आपके घुलनशील होते हैं। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं आपके? चूना हो गया, पत्थर, चूना पत्थर हो गया, ये सारे पदार्थ, यानी चूने युक्त जितने भी पदार्थ होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? कम विलेय कैल्शियम लवण के अंतर्गत आएंगे। तीसरी बात करते हैं अपन अम्ल एवं अम्ल उत्पादकों की, और इसके अंतर्गत कौन आ रहा है? गंधक। गंधक किसको बोलते हैं भाई? सल्फर को। सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक बोलते हैं। ठीक है, गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल का मतलब है किसकी बात कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल की, सल्फ्यूरस अम्ल की बात कर रहा है, जो सल्फर के ही अम्ल है, H2SO4, H2SO3। ठीक है ना। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, यानी लिक्विड फेज में जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है जो, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, FeSO4 हो गया, लाइम सल्फर हो गया, पाइराइट हो गया, FeH2 हो गया। ठीक है, तथा शीरा, ये सारे किसमें आएंगे? अम्ल एवं अम्ल उत्पादक। यानी ये सभी मिट्टी के अंदर क्या बढ़ाएंगे? अम्लता को बढ़ाएंगे, और अम्लता बढ़ेगी तो क्षारकता कम हो जाएगी, क्षारीय गुण कम हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई अम्ल उत्पादक करने वाले रासायनिक सुधारकों के नाम लिखिए, तो इनमें से कोई भी आप दो तीनों को लिख सकते हो। जैसे आपका पाइराइट हो गया, शीरा हो गया, गंधक हो गया, गंधक का अम्ल हो गया, द्रव SO2 हो गया, ठीक है ना, FeSO4 हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट है हमारा मृदा विश्लेषक द्वारा गणना करके मृदा सुधारक की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? मिट्टी को चेक करते हैं कि मिट्टी के अंदर कितनी क्षारकता है, कितनी लवणता है। तो उस पैरामीटर को चेक करके कि भाई क्षारकता इसमें ज्यादा है तो जो हम इसमें रासायनिक अभिकर्मक डालेंगे, जो रासायनिक सुधारक डालेंगे, उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो कुल मिला के पहले डालने से पहले ऐसे ही नहीं कि पहले ही आपने मृदा सुधारक डाल दिया ना, पहले चेक करेंगे कि मिट्टी के अंदर क्षारकता कितनी है, मिट्टी के अंदर लवणता कितनी है, उसके बाद हम सुधारकों का उपयोग करेंगे। भाई जितनी क्षारकता होगी उसी हिसाब से हम क्या डालेंगे? उसमें रासायनिक सुधारक डालेंगे। समझ गए आप मेरी बात को? तो यही बात बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि मृदा सुधारक का चयन सुधारक के मूल्य एवं मृदा के गुणों पर निर्भर करता है। मिट्टी के जो गुण होंगे उस हिसाब से आपको मृदा सुधारक का चयन करना है कि अगर मिट्टी के अंदर ये कैरेक्टर हैं तो कौन सा हमको सुधारक डालना चाहिए। समझ गए बात को? पहला पॉइंट क्या बोल रखा है
यदि मृदा का पीएच 8.5 से कम होने पर मृदाओं के सुधार हेतु चूना पत्थर के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मृदा का जो पीएच है वो 8.5 से कम है तो मृदाओं का सुधार करने के लिए आप क्या लोगे, चूना युक्त यानी चूना पत्थर का आप यूज करोगे। समझ गए? तो ये पीएच पर डिपेंड हो गया। दूसरी चीज, चूना युक्त क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु गंधक अम्ल एवं अम्ल उत्पादक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। अब अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें क्षारकता है, और वो क्षारकता किस वजह से है, मिट्टी में जो क्षारीय गुण है वो किस वजह से, चूने की वजह से है, तो आप उसका सुधार करने के लिए गंधक या गंधक के अम्ल का यूज करोगे। कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, इनका आप यूज करोगे। ठीक है, अम्ल उत्पादक पदार्थ प्रयोग में किए जाते हैं। भाई मिट्टी में क्षारीयता है तो इसको कम करने के लिए हम अम्लीय पदार्थ डालेंगे, और अम्लीय पदार्थ के रूप में हम गंधक का अम्ल डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम यूज करेंगे। समझ गए? अब आगे क्या लिख रखा है, इसको पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो, चूना रहित क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जल विलेय कैल्शियम लवण अर्थात जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें क्षारीयता तो है लेकिन क्षारीय गुण चूने की वजह से नहीं है, किसी और आयन जैसे सोडियम वगैरह की वजह से है, तो अगर क्षारीय गुण आपके चूने की वजह से नहीं है तो ऐसी मिट्टियों का सुधार किसकी वजह से, किसके साथ किया जाता है भाई, जिप्सम के साथ किया जाता है। समझ गए? तो इस पॉइंट को याद रखोगे कि चूना रहित क्षारीय मृदाओं का जो सुधार है वो किससे किया जाता है भाई, जिप्सम से किया जाता है। क्वेश्चन बन जाए कि चूना रहित क्षारीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जाता है, आंसर दोगे जिप्सम के द्वारा। चूना युक्त मृदा का रासायनिक सुधार किसके द्वारा किया जाता है, तो आप आंसर दोगे गंधक के अम्ल द्वारा। समझ गए? दोनों चीज छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूं, उन चीजों को आप माइंड में याद रखोगे। ठीक है भाई, चलो अगला पॉइंट, जिप्सम के तुल्य सुधारकों की मात्रा। ठीक है, अब जिप्सम तो हमने ले लिया, लेकिन जिप्सम की कितनी मात्रा को हम डालेंगे उसके बेस पर भी आपको एक सारणी यहां पर दी गई है। ठीक है, और जिप्सम के अगर स्थान पर आप कोई दूसरा अभिकर्मक यूज करो तो उस दूसरे अभिकर्मक की कितनी मात्रा हमको डालनी पड़ेगी, उन सारी बातों का भी विवरण इस सारणी में दिया है। जैसे मान के चलो आपको डालना तो जिप्सम था, लेकिन जिप्सम आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा आपके पास अभिकर्मक है, कोई दूसरा आपके पास रासायनिक सुधारक है, जैसे आपका हो गया फॉस्फोजिप्सम है आपके पास, तो जिप्सम के स्थान पे हमें फॉस्फोजिप्सम कितना डालना चाहिए, वो सारी मात्रा का जो निर्धारण है वो इस सारणी में दे रखा है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी हेडिंग क्या है, जिप्सम के तुल्य यानी इक्विवेलेंट, जिप्सम के बराबर, जिप्सम के तुल्य सुधारकों की मात्रा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, रासायनिक तुल्यांक के आधार पर जिप्सम की तुलना में क्षारीय भूमि का सुधार के लिए विभिन्न सुधारकों की आवश्यक मात्रा दी गई है। अब पहली बात तो समझो क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा, क्वेश्चन यहां से ऐसे बनेगा कि जिप्सम के तुल्य फॉस्फोजिप्सम की कितनी मात्रा का यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा उपयोग में ली जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको और क्वेश्चन पूछ ले, और क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस सारणी को मैं थोड़ा छोटा कर दूं, आपको पूछ ले कि जिप्सम के स्थान पर सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना यूज किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जिप्सम के स्थान पर गंधक के चूर्ण का कितना उपयोग किया जाएगा, तो ये सारी तुल्य मात्रा आपको भाई थोड़ी याद रखनी है। ठीक है ना, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। ये जो डेटा दे रखा है एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, जिससे सारी चीजें आपको बराबर दिखें। चलो बात करते हैं आप पहले की। फर्स्ट पॉइंट पर क्या है भाई, आपका फर्स्ट पॉइंट पे है जिप्सम। फॉर्मूले भी इनके देख लेना। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। मैं अभी भी आपको इस बारे में बता, और इसकी जगह अगर आपको हाफ H2O दे दे तो वो क्या है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो जिप्सम की मात्रा कितनी ले ली हमने, 1 टन। अब इसकी जगह मान के चलो हमें 1 टन जिप्सम की मात्रा चाहिए। ठीक है ना, अब इसकी जगह हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की हमें मात्रा कितनी डालनी पड़ेगी, हमें 0.57 मात्रा ही डालनी पड़ेगी। यानी 1 टन आपका लग रहा है तो 0.57 टन आपका किसका लगेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का लगेगा, यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है ना, 50% से थोड़ा सा ज्यादा, 57% आपका लगेगा। जैसे आपका 100% मान के चलो क्या लग रहा है, आपका 100 किलोग्राम मान के चलो आपका क्या लग रहा है भाई, आपका जिप्सम यूज में आ रहा है, तो 57 किलोग्राम आपका क्या लगेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल लगेगा। समझ गए बात को, इस तरीके से मैंने आपको परसेंट में भी बता दिया। ठीक है, देखो अब इसके बाद बात करते हैं गंधक का चूर्ण, यानी सल्फर का जो चूर्ण है वो कितना डलेगा, वो डलेगा आपका 0.186।
0.186 यानी 100 किलोग्राम अगर आपका जिप्सम लग रहा है तो 18 किलोग्राम आपका क्या लगेगा, सल्फर का चूर्ण लगेगा, गंधक का चूर्ण लगेगा। इसी तरह अगर आयरन सल्फेट की बात करूं FeSO4.7H2O तो इसकी मात्रा कितनी लग रही है, देखो भाई 1.62 यानी अगर 100 किलोग्राम आपका अगर क्या यूज हो रहा है, जिप्सम यूज हो रहा है तो 162 किलोग्राम आपका क्या लगेगा भाई, आयरन सल्फेट लगेगा। समझ गए, यानी उससे करीबन 1.5 गुना, ठीक है ना, 100 किलोग्राम से आपका बढ़ा के कितना हो गया, 62 किलोग्राम ज्यादा लगेगा। समझ गए, ये वैल्यूज आपको टन में दे रखी है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए किलोग्राम में बता रहा हूं, ठीक है। आप टन में ही लिखोगे, आपको एग्जाम पूछेगा तो आप टन में ही लिखोगे इस चीज को, ठीक है। इसके बाद कौन सा दे रखा है भाई, कौन सा उर्वरक है, देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, फॉर्मूला भी आपको साफ साफ दे रखा है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, 0.18H2O, तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा आप याद रखोगे। और इसकी मात्रा कितनी चाहिएगी, 1.29 यानी अगर आपका 1 टन जिप्सम लग रहा है तो 1.29 टन आपका कौन लगेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट लगेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाइमस्टोन की, ठीक है ना, चूना पत्थर की। चूना पत्थर फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी कितनी मात्रा लगेगी, 0.58 टन, ठीक है, यानी 1 टन अगर आपका क्या लग रहा है आपका जिप्सम तो 0.58 टन आपका लाइमस्टोन लगेगा। कैल्शियम पॉलीसल्फाइड 0.756, पाइराइट का फॉर्मूला याद रखना FeS2, ठीक है ना, आगे आएगा, इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपन पाइराइट को। तो पाइराइट जो आपका 20% है उसकी मात्रा लगेगी 0.93, पाइराइट जो आपका 30% है उसकी मात्रा लगेगी 63, और जो फॉस्फोजिप्सम है उसकी मात्रा लगेगी 0.95, यानी अगर 1 टन आपका जिप्सम लग रहा है तो फॉस्फोजिप्सम आपका 0.95 टन लगेगा, ठीक है। ये जितनी भी मात्रा आपको दे रखी है ये मात्राएं 100% शुद्धता पर आधारित है, यानी जो भी आप अभिकर्मक, जो भी आप रासायनिक मृदा सुधारक ले रहे हो वो 100% शुद्ध होने पर ही ये मात्रा है। समझ गए ना, 100% शुद्ध होना चाहिए तब इतनी मात्रा आपको दे रखी है। अब बात करते हैं आगे, देखो क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु विभिन्न मृदा सुधारकों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। तो अब हम केवल उनको पढ़ेंगे जो क्षारीय मिट्टियों का क्या करेगा, सुधार करेगा। और इस श्रृंखला में सबसे पहले अगर जिस अभिकर्मक की हम बात करते हैं वो कौन सा है भैया, आपका जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला बार बार आ रहा है, याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, CaSO4.2H2O, साफ साफ इसने सारणी में भी दे रखा था और यहां भी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। समझ गए, फॉर्मूला याद हो जाएगा आसानी से। कलर चेंज करें, चलो लो कलर भी चेंज कर लेते हैं, सारी सुविधा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, हाँ अब सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको, क्वेश्चन आपको बनेगा जिप्सम का रासायनिक संगठन क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो देखो जिप्सम का रासायनिक संगठन आपको इस पूरे ब्लॉक में दे रखा है, कंपटीशन एग्जाम जेट में भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, सुनो, पूछ ले कि जिप्सम के अंतर्गत या जिप्सम के अंदर कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप बोलोगे जिप्सम के अंतर्गत जो कैल्शियम है वो कितना मिलता है, 18.6%। जो आपका सॉरी कैल्शियम तो आपका कितना है भाई, 23.2%, और जो सल्फर है आपका वो कितना है, 18.6%। इसी तरह जो आपका पानी है वो कितना है आपका, 21%, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करोगे कि कैल्शियम सल्फेट के अंदर भाई आपका एक तो कैल्शियम है, एक आपका सल्फर है और एक आपका पानी है। तो कैल्शियम की मात्रा कितनी है, 23.2%, ठीक है, 23.2%। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं अपन, 23.2%। और अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर कितना है, 18.6%। और अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी कितना है आपका, 21%, ठीक है। ये संगठन है अलग अलग तत्वों का, ये संगठन ही पूछा जाता है। वैल्यूज पूछ रखी हैं, पिछले सालों के पेपर उठा के दोगे उसने मात्रा ही पूछ रखी है। 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आपको जेट में कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना, जिनमें से 3 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछता है वैल्यूज के, कि इसमें इसकी मात्रा कितनी है, गोबर में आपके पोटेशियम की मात्रा कितनी है, फॉस्फोजिप्सम में आपकी इसकी मात्रा कितनी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है जिप्सम में आपको पूछ ले जिप्सम के अंदर सल्फर की मात्रा कितनी है, तो आंसर होगा कितना, 18.6%। समझ गए। अब बात करते हैं कि भाई सबसे पहले मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किसने किया। तो अगर बात करें कि मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का मृदा रासायनिक तौर पर जो उपयोग किया था सबसे पहले, वो किस वैज्ञानिक ने किया था भाई, J.W. लेदर ने किया था। किसने किया था, J.W. लेदर ने किया था। कहां पर किया था, यूपी में किया था, उत्तर प्रदेश में किया था, ठीक है, समझ गए। तो उस पूरे पैराग्राफ को देख लो एक बार, क्या बोल रहा है कि भारत में जिप्सम का भू सुधारक के तौर पर उपयोग सर्वप्रथम 1942 में
JW लेदर, ठीक है, किसने? JW लेदर ने उत्तर प्रदेश में किया था। कहां पर किया था भाई? यूपी में किया था, उत्तर प्रदेश में किया था। आगे क्या बोला है? जिप्सम के भंडार प्राकृतिक रूप से राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर जिलों में उपलब्ध है। तो जिप्सम जो प्राकृतिक रूप से जो खनिज के रूप में पाया जाता है वो कहां पाया जाता है भाई? राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर जिलों में पाया जाता है। ये सस्ता मृदा सुधारक है और इसका कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं होता, यानी इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है भाई आपके, और ये आपको आसानी से सस्ती रेट में उपलब्ध हो जाने वाला आपका मृदा रासायनिक सुधारक है। समझ गए? पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो पहले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा? जिप्सम का रासायनिक संगठन। इस चीज को आप याद रखोगे। 3 तत्व थे, कैल्शियम, सल्फर और पानी, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की भाई, इसको भी देखना अच्छे से। देखो भाई, जिप्सम को और किस नाम से जानते हैं? जिप्सम को आपके हरसोंठ भी बोलते हैं, ठीक है ना। जीके में आपको क्वेश्चन बन जाएगा जब आप आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसकी फेमस जो सबसे अच्छी इसकी जो मेन जो इसकी खान है वो कहां है भाई? नागौर में। गोंठ मांगलोद नाम है उसका, ठीक है। बीकानेर में भी है, ठीक है। लूण अक्सर कुछ इस तरीके से नाम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी जिप्सम की खाने हैं अलग अलग जिलों में। तो बात करते हैं अब हम दूसरे पॉइंट की, क्षारीय मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया की। बेसिक जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर जिप्सम किस प्रकार से रिएक्शन करेगा और कैसे क्षारीयता को कम करेगा, उन सारी बातों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, देखना भाई ध्यान से। क्षारीय मिट्टियों में जिप्सम का प्रयोग विनिमय सोडियम प्रतिशतता को कम करता है, यानी ESP का जो मान है, एक्सचेंजेबल सोडियम जो परसेंटेज है, उसको क्या करेगा? ये कम करेगा। और हमें पता है कि जो क्षारीय गुण है वो सबसे ज्यादा किस आयन की वजह से होते हैं? सोडियम की वजह से होते हैं। तो ये सोडियम की जो विनिमय सोडियम प्रतिशतता है, जो ESP के मान है, उसको कैसा कर देगा? कम कर देगा। समझ गए बात को? कैसे कम करेगा उस रिएक्शन में हम इस बात को पढ़ेंगे। तथा विनिमय कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा को बढ़ाता है। सीधी बात है, सोडियम की मात्रा को घटाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा को बढ़ाएगा, ठीक है। यह क्षारीय मृदाओं में निम्न प्रकार से क्रिया करता है। कैसे रिएक्शन करता है? देखो, इस केमिकल रिएक्शन को बताता हूं मैं आपको। देखो भाई, कैल्शियम 2+ क्षारीय मृदाओं में से विनिमय Na+ को प्रतिस्थापित करके Na+ के को कैल्शियम 2+ क्ले में बदल देता है, ठीक है। देखना, समझना भाई, ये रहा आपका क्ले का कण, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, जिससे अच्छे से दिखे आपको। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, ध्यान देना, फिर छोटा कर देंगे अपन, ठीक है ना। ये रहा आपका क्ले, और क्ले के ऊपर कौन आयन अधिशोषित था? आपका कैल्शियम, ठीक है। अब आपने क्या डाला भाई इसमें? जिप्सम। तो जिप्सम में आपको पता है क्या है? कैल्शियम 2+ है, और साथ में क्या है? SO4 है। अब यहां पर किताब ने 1 दिखा रखा है, लेकिन आपको पता है कि अगर 2+ आएंगे तो जाएंगे भी कितने? 2+ जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि Na पर तो 1 ही प्लस है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहां क्ले के ऊपर कितने सोडियम आयन अधिशोषित हैं? 2 सोडियम आयन अधिशोषित हैं। अब क्या होगा कि ये एक जो कैल्शियम आयन है, एक जो कैल्शियम 2+ आयन है, ये किस पर अधिशोषित होगा भाई? क्ले के ऊपर, और यहां से इन दोनों सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर देगा, और इन दोनों सोडियम आयनों को कौन पकड़ेगा भाई? आपका SO4 पकड़ेगा, और क्या बना देगा? सोडियम सल्फेट बना देगा, Na2SO4 बना देगा, और कैल्शियम जाके पुचुक चिपक के बैठ जाएगा किसके ऊपर? क्ले के ऊपर। तो देखो, इस तरीके से सोडियम को बाय बाय किया और उसकी जगह आके घेर ली किसने? कैल्शियम ने। तो इस तरीके से सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को घटाएगा, ESP के मानों को कम करेगा, और कैल्शियम आयन आ जाएगा, जिससे क्या है? क्षारीयता में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि क्षारीयता के मान जो सबसे ज्यादा बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है? सोडियम बढ़ाता है। समझ गए बात को? देखो अगली रिएक्शन देखना, अगली रिएक्शन देखो, सेकंड वाली। जिप्सम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। जिप्सम 2 तरीके से रिएक्शन करता है भाई। आपका जो सोडियम कार्बोनेट है उसको बदल देगा किसके अंतर्गत? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देगा। इस क्रिया में सोडियम सल्फेट बनता है, जो घुलनशील होकर अपक्षालन द्वारा पृथक हो जाता है। अब जो सोडियम सल्फेट बनता है वो पानी में घुलनशील है, और घुलनशील होने की वजह से एक ऐसा हो जाता है, अपक्षालित हो जाता है। खेत से आप इसको बाहर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब सोडियम कार्बोनेट था, तो हमें तो कुल मिला के मिट्टी के अंदर से सोडियम को हटाना है, चाहे कैसे भी हम हटाएं। तो यहां सोडियम को कौन रिप्लेस कर देगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और यहां से दोनों सोडियम किसके साथ जाएंगे? SO4 के साथ जाएंगे, और क्या बना लेंगे? सोडियम सल्फेट बन जाएंगे, जो कैसा है? लीचेबल है, तो निक्षालन द्वारा नीचे भी जा सकता है, और आप इसको बहाव करके पानी जल निकास के द्वारा आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो,
सोडियम कार्बोनेट को किस में बदल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल दिया। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, सोडियम आयन जो ESP के मान थे वो भी कैसे हुए, कम हुए, और इसके स्थान पर जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ी। समझ गए बात को। देखो भाई अब आगे की बात करते हैं। समझ में आ गया ना ये अच्छे से? अगर आ गया समझ में तो बताया करो भाई, वीडियोस में आप कमेंट्स करके बताया करो कि हाँ सर अच्छे से समझ में आई है हमको चीजें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखना, अगला पॉइंट है हमारा जिप्सम की शुद्धता एवं महीनता। ठीक है ना, अब आप खानों से निकालते हो तो जिप्सम के मोटे मोटे डेले निकलते हैं, तो इस तरीके से खेतों में इसको डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। आपको क्या करना है, पहले जिप्सम को बारीक चूर्ण में तब्दील करना है और उसके बाद आप क्या करोगे, इसका खेतों में उपयोग करोगे। ठीक है, यही सारी बातें आपको इसमें लिख रखी हैं और कितनी मात्रा चाहिए वो भी आपको बता रखी है। ठीक है, देखो कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जिप्सम की शुद्धता 80% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जो जिप्सम आप यूज कर रहे हो कृषि कार्य के लिए उसकी शुद्धता कम से कम कितनी होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए। बात को याद रखना। ठीक है, खान से प्राप्त जिप्सम बड़े बड़े डेलों के रूप में प्राप्त होता है। जो खानों से आप खुदाई करके निकालते हो तो उसमें जिप्सम के बड़े बड़े डेले निकलते हैं। क्षारीय मृदा में डालने से पहले इसको महीन बनाना आवश्यक है। तो क्षारीय मृदा में जब आप इसको डालोगे उससे पहले आप इसको कूट कर, पीस कर, बारीक बारीक इसके टुकड़े में इसको बदलोगे। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है कि भारतीय मानदंड के अनुसार जिप्सम की पूरी मात्रा 2 मिलीमीटर की जाली से तथा इसका 50% 0.25 मिलीमीटर की जाली से छन जाना चाहिए। देखो भाई इन्होंने कणों का आकार भी दे दिया कि आपको इतना पीसना है जिप्सम को कि पूरा जो जिप्सम जिसको आप यूज करने वाले हो उसको पहले 2 mm की छलनी से छानो। पूरे जिप्सम को तो किससे छानोगे, 2 mm की छलनी से, और इसके 50% को किससे छानोगे भाई आप, 0.25 mm की छलनी से छानोगे। ठीक है, जैसे मेरे पास 100 किलोग्राम अगर मेरे पास वो है क्या जिप्सम, तो मैं पूरे 100 किलोग्राम जिप्सम को पहले किससे छानूंगा, मैं 2 mm की छलनी से छानूंगा, और फिर मैं जो छन गया मेरा 2 mm का, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 50 किलोग्राम जिप्सम को किससे छानूंगा, 0.25 mm की छलनी से छानूंगा। फिर जो मेरा जिप्सम आएगा उसको मैं यूज करूंगा। समझ गया बात को, समझ में आ गई पूरी चीजें। अब चलो आगे चलते हैं। जिप्सम की आवश्यक मात्रा, जिप्सम की कितनी मात्रा चाहिए भाई मिट्टी के अंदर, उस चीज को देखते हैं। जिप्सम को भूमि में मिलाने के लिए आवश्यक मात्रा क्षारीय भूमि की प्रकृति, सीमा, वांछित सुधार की सीमा तथा भूसुधार के बाद उगाई जाने वाले फसलों पर निर्भर करता है। तो जिप्सम की कितनी मात्रा हम खेत के अंदर डालें, ये पहली चीज तो किस पर निर्भर करेगा, मृदा की प्रकृति पर, मृदा के क्षारीय गुण पर, कि भाई क्षारीयता कितनी है उसके हिसाब से हम जिप्सम डालेंगे। दूसरी बात कि जब खेत सुधर जाएगा तो उसके बाद आप कौन सी फसल उगाने वाले हो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सी फसल ऐसी होती हैं जो उदासीन माध्यम में बढ़िया से उगेंगी, बहुत सी ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत क्षारीयता को झेल जाती हैं, थोड़ी बहुत लवणता को भी झेल जाती हैं, थोड़ी बहुत अम्लीयता को भी झेल जाती हैं। तो कहने का मतलब भूमि का जब सुधार हो जाएगा उसके बाद कौन सी फसल उगाने वाले हो उस पर भी आपकी जिप्सम की मात्रा है वो निर्भर करती है। समझ गए बात को। अब देखो क्षारीय मृदा के सुधारक पदार्थ की आवश्यक मात्रा विनिमय योग्य सोडियम के अतिस्थापन स्तर और सुधार की जाने वाली मृदा की गहराई और मृदा संरचना पर निर्भर करती है। सीधी सीधी बात समझ लो आप, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं क्या बोल रहा है भाई, कि क्षारीय मृदा के सुधारक पदार्थ की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करेगी, विनिमय योग्य सोडियम के प्रतिस्थापन। यहां प्रतिस्थापन करना भाई, अतिस्थापन गलत लिख रखा है, कि विनिमय जो सोडियम है उसका प्रतिस्थापन करवाया जा सके और उसका मृदा का क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके, तथा मृदा की गहराई और उसकी संरचना पर भी इस मात्रा का निर्भर होगा। ठीक है ना, ये जो मात्रा है जो उसकी गहराई, मृदा की गहराई और मृदा की संरचना पर भी डिपेंड करेगी। समझ गए बात को। कितना सुधारक डालना है इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले कितना जिप्सम डालने की आवश्यकता होगी का निर्धारण किया जाता है। इसको जिप्सम की आवश्यकता कहते हैं। कुल मिला के एक ही बात को घुमा फिरा के 3-4 तरीकों से बोला है। ठीक है, जो पहले पैराग्राफ में अपन ने बात याद रख ली है, जो अपन ने उन्हीं पॉइंट्स को अपन आप लिखोगे। अगर ये पॉइंट आता है तो क्या आपकी पहले चेक करेंगे क्षारीयता कितनी है, मृदा की प्रकृति चेक करेंगे, उस हिसाब से हम डालेंगे आपका जिप्सम। और जिप्सम जब आपकी मृदा का सुधार हो जाएगा उसके बाद कौन सी फसलों को आप उगाने वाले हो उसके आधार पर भी जिप्सम की मात्रा का निर्धारण करेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेंजा आप याद रखोगे। आगे क्या बोल रहा है, कितना जिप्सम डालना है इसके निर्धारण को हम क्या कहेंगे, जिप्सम की आवश्यक मात्रा कहेंगे। ठीक है ना, जिप्सम की आवश्यकता कहेंगे। आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है भाई इन्होंने, जिप्सम की मृदा सुधार जाने वाले क्षेत्र
खेत की मृदा के विश्लेषण द्वारा निश्चित की जाती है। ये बात भी हम 2-3 बार कह चुके हैं। पहले मृदा का विश्लेषण करेंगे, चेक करेंगे कि उसके अंदर कितने क्षारीय गुण हैं, उस हिसाब से जिप्सम डालेंगे। लेकिन जो सामान्यतः एक जो एवरेज जो वैल्यू है वो कितनी है, साधारणतः 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि साधारणतः जिप्सम की कितनी आवश्यकता होती है, तो आप क्या कहोगे, 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, यानी प्रति हेक्टेयर में आपको 12 से 15 टन जिप्सम की आवश्यक मात्रा, एक नॉर्मल वैल्यू आपकी आवश्यक रहती है। ठीक है, समझ गए भाई पूरे पैराग्राफ को। तो स्टार्टिंग का पैराग्राफ और ये एंड की 2-3 लाइनें ये आपको अच्छे से याद में रखनी है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात क्या है, जिप्सम डालने का समय तथा ढंग। समय कौन से समय डालें, ठीक है, कैसे डालें, वो भी सारी बातें बताई हैं। क्षारीय मृदाओं के सुधार कार्य को प्रारंभ करने के लिए सबसे उत्तम समय गर्मी के महीनों में होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखोगे, जब जिप्सम द्वारा आपको क्षारीय मृदाओं का सुधार करना है तो सबसे जो उपयुक्त ऋतु है वो कौन सी है भाई, आपकी ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, जिप्सम को क्षारीय मृदाओं में जून के महीने में मानसून वर्षा से प्रारंभ होने से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। यानी जब पहली बरसात होती है आपकी जून के महीने के बाद, तो उससे पहले ही आपको मिट्टी के अंदर क्या डाल देना है, जिप्सम डाल देना है। अथवा जिप्सम ढैंचा की बुवाई से पूर्व मृदा में मिला देना चाहिए। तो एक ढैंचा एक फसल है, उसकी बुवाई से पहले ही आपको क्या है, जिप्सम खेत में मिला देना चाहिए। ठीक है, तो ऋतु याद रख लोगे, कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है भाई, इस पैराग्राफ को भी पढ़ते हैं और इसमें से इंपोर्टेंट बातें छांट के हम याद करेंगे। देखो, सर्वप्रथम भूमि को भली प्रकार से समतल करके मेड़बंदी कर देनी चाहिए। मेड़बंदी क्यों, जिससे पानी सब जगह बराबर बटे और बराबर रुक सके। ठीक है, ताकि खेत में पानी सब जगह बराबर लग सके। जिप्सम की आवश्यक मात्रा को धान की फसल लगाने से 10 से 15 दिन पहले केवल 10 सेंटीमीटर ऊपर सतह में मिलाकर पानी भर देना चाहिए। यानी क्या बोल रहा है, अगर धान की फसल में आप जिप्सम डाल रहे हो तो धान की फसल लगाने से 10-15 दिन पहले डाल दो, किसको, जिप्सम को, और पहले केवल 10 सेंटीमीटर ऊपर सतह में मिलाकर पानी भर देना चाहिए। यानी केवल ऊपर 10 सेंटीमीटर तक आपको पानी भर देना चाहिए जिप्सम को मिला के। ठीक है ना, और कितने दिन पहले डालना चाहिए जिप्सम को, 10 से 15 दिन पहले। ठीक है, जब आप बुवाई कर रहे हो। इसके बाद देखो, जिप्सम को अधिक गहराई तक नहीं मिलाना चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा मिट्टी में 10 सेंटीमीटर तक ही मिलाना चाहिए। ज्यादा गहराई में आपको जिप्सम को नहीं मिलाना चाहिए। जिप्सम को अधिक गहराई तक नहीं मिलाना चाहिए। क्षारीय भूमि में जिप्सम को बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है और उसमें आपने एक बार सुधार कर दिया तो बार बार आपको हर बार जिप्सम मिलाने की आवश्यकता उसमें नहीं है। ठीक है, खेत में लगभग 10 से 15 दिनों तक 4-5 सेंटीमीटर पानी जिप्सम मिलाने के बाद भरा रहना आवश्यक है। यानी खेत में आपके 10 से 15 दिनों तक 4-5 सेंटीमीटर का पानी आपको खेत में भरा रहना आवश्यक है। ठीक है, तभी जिप्सम आपका अच्छे से रिएक्शन कर पाएगा, सोडियम को प्रतिस्थापित कर पाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, पानी जिप्सम मिलाने के बाद भरा रहना आवश्यक है जिससे सोडियम अपक्षालित हो जाए। वही बात आ गई भाई, जिससे आपका जो सोडियम आयन है वो निक्षालित हो जाए या खेत से जल निकास द्वारा वो बाहर हो जाए। इस अवधि में खेत सूखना नहीं चाहिए। यानी जब आपने जिप्सम मिला दिया तो उसके 10-15 दिनों बाद तक आपके कम से कम 5 सेंटीमीटर तो खेत में पानी भरा रहना चाहिए, पानी सूखना आपका नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक कंडीशन इन्होंने दे दी है। अगले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, प्रयोगों से पाया गया कि यदि धान की फसल क्षारीय भूमि में उगाते रहे तो भूमि के क्षारीयपन में लगातार कमी आती है। खेतों को लंबी अवधि तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर धान की फसल उगा रहे हो तो ये देखा गया प्रयोगों में कि भूमि के क्षारीयपन में लगातार क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और खेतों को लंबी अवधि तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ उगाते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाइराइट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमने जिप्सम अच्छे से पढ़ लिया। पूरा का पूरा आपको 3 नंबर में मेजर क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है ना, पाइराइट से मेजर क्वेश्चन बन जाए, जिप्सम से बन जाए, आगे और उर्वरक आएंगे वहां से भी मेजर क्वेश्चन बन सकता है। 3 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इन सारे पॉइंट्सों को भाई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाओ। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।